नमस्कार, दमदार 10 में स्वागत है आपका। मैं हूं नवेद। यूपी की सियासत में ओवैसी के आने के बाद सियासी माहौल गर्म है। ओवैसी ने 100 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर दी है और यह अलग बात है कि उनकी दावेदारी पर अब सहयोगी सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल यह भी कि ओवैसी किसका खेल बिगाड़ेंगे। क्या ओवैसी के आने से मुस्लिम वोट बटेगा? क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश के मुसलमान, आइए आपको दिखाते हैं। अब मंच पे खड़े होते हैं तो खड़े करने वाले आप। अगले साल होने वाले चुनाव से पहले यूपी में सियासत की बिसात बिछने लगी है। गठबंधन की कवायद जोरों पर है, साथ ही विरोधियों की राह में सियासी कांटे बिछाने की तैयारी हो रही है। मुस्लिम वोटों की राजनीति करने वाले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने यूपी की 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया है। हमारा तो अभी तक हम तो राजभर साहब के साथ हैं। आने वाले 2022 के असेंबली चुनाव में हम 100 असेंबली सीट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। ओवैसी के इस ऐलान के साथ ही सवाल उठने लगे हैं कि यूपी में ओवैसी की एंट्री का क्या असर होगा। किसका खेल बिगाड़ेंगे ओवैसी? मुस्लिम ओवैसी का कितना साथ देंगे? ओवैसी की पार्टी का उत्तर प्रदेश में न कोई संगठन है, न कोई जनाधार है, तो इसलिए वहाँ उनकी पार्टी को वो 100 सीट पे लड़े या 400 सीट पे लड़े, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि मुस्लिम मतदाताओं को मालूम है कि ओवैसी की पार्टी को वोट देने का मतलब वोट बेकार करना होगा। यूपी में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस जैसे बड़े दल ओवैसी से पहले ही किनारा कर चुके हैं। हालांकि पहले बिहार की तर्ज पर यूपी में भी AIMIM और BSP के बीच गठबंधन की चर्चाएं चल रही थी, जिसे BSP प्रमुख ने सिरे से खारिज कर दिया। पार्टी के लोगों को ये निर्देशित किया है कि अपना पूरा समय व ताकत जनाधार को बढ़ाने के कार्यों पर ही लगाएं, ताकि इस बार यहाँ उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में BSP की अकेले यहाँ अपने बलबूते पर सरकार बन सके। फिलहाल ओवैसी की हालत यूपी में भी वैसी ही नजर आ रही है जैसी बंगाल में थी। बड़े दलों ने उनसे तौबा कर ली है, मगर बड़ा सवाल यह है कि जिन मुसलमानों के भरोसे ओवैसी यूपी में दांव लगाने जा रहे हैं, वो मुसलमान भाईजान को लेकर क्या सोचते हैं। हमने ग्राउंड जीरो पर उतरकर इसकी पड़ताल की। आपको मुसलमानों की जुबानी सुनवाएंगे कि उन्हें ओवैसी भाईजान कितने कबूल हैं, लेकिन उससे पहले यूपी का जातिगत समीकरण जान लीजिए। उत्तर प्रदेश में सवर्ण 18% हैं, पिछड़े वर्ग की संख्या सबसे ज्यादा 39% है, अनुसूचित जाति के लोग 25% हैं, वहीं मुस्लिम वोटर्स की तादाद 18% है। ये जो 18% मुस्लिम वोटर हैं, वही तय करेंगे कि यूपी में ओवैसी बिहार वाली कामयाबी दोहरा पाएंगे या नहीं। आपको बता दें कि ओवैसी की पार्टी वहीं दांव लगाती है जहां मुस्लिम वोटर्स 30% या उससे ज्यादा हों। आंकड़ों के हिसाब से यूपी में 143 सीटों पर मुस्लिम असर रखते हैं। 70 सीटों पर 20 से 30% मुस्लिम वोटर हैं। 73 सीटों पर 30% से ज्यादा मुसलमान हैं। इसमें भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की तादाद कहीं 40 तो कहीं 60% से ज्यादा है। मसलन बिजनौर में 67% मुस्लिम हैं, गौतम बुद्ध नगर में 65%, मुजफ्फरनगर में 49%, बरेली में 47%, वहीं सहारनपुर, शामली और अलीगढ़ में 41% मुस्लिम आबादी है। जाहिर है ओवैसी की नजर इन्हीं मुस्लिम बहुल इलाकों पर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में करीब 37% मुसलमान हैं। साल 2017 में यहाँ की कुल 7 सीटों में से 6 पर बीजेपी को जीत मिली थी। आइए आपको सुनवाते हैं यूपी में ओवैसी फैक्टर पर क्या कहते हैं मेरठ के मुसलमान। 2 चुनाव को देखते हुए महाराष्ट्र और बिहार में जो ओवैसी साहब ने वोट काटने का काम किया, तो मैं समझता हूँ ओवैसी जी बिल्कुल मुस्लिम, अगर 100 कैंडिडेट मुस्लिम इलाकों में ही खड़ा करेंगे, वो ज़्यादातर मुस्लिम क्षेत्रीय होंगे वो,
तो वो वोट काटने का काम करेंगे। वोट करेगी, लेकिन वो वोट काटेगा बस, और कुछ नहीं। मुसलमान ओबीसी को पसंद करेगा, मुसलमान ओबीसी को वोट करेगा। पश्चिमी यूपी का एक और मुस्लिम बहुल इलाका है सहारनपुर, जहां 47% मुसलमान हैं। यहाँ भी हमने लोगों के मन को टटोला। भाई बेहतर तो यही होगा कि वो अपने ही यहाँ चुनाव लड़ें, यूपी में ना आके चुनाव लड़ें। लोगों ने ओवैसी साहब का बिहार में रूप देखा, मैक्सिमम लोग सपा की ओर जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। ओवैसी साहब का मुझे नहीं लगता कि कोई ख़ास असर मुस्लिम लोगों पर पड़ेगा। मेरी अपनी समझ तो ये कहती है जी कि उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान है शायद वो ओवैसी साहब को जो है सपोर्ट ना करे। आपने सुना पश्चिमी यूपी में मुसलमान ओवैसी की एंट्री पर क्या कह रहे हैं। अब रुख करते हैं पूर्वांचल का, जहां आजमगढ़ और प्रयागराज जैसे जिलों में मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा है। सबसे पहले सुनिए प्रयागराज के मुसलमानों को, जहां करीब 28% मुस्लिम हैं। जिस तरीके से बिहार के अंदर ओवैसी को लड़ने से हम जो महागठबंधन जो कांग्रेस और तेजस्वी और तमाम पार्टियों का जो नुकसान हुआ था, नहीं तो आज तेजस्वी की वहाँ पे सरकार होती। उससे ये लगता है कि ये जो है कहीं पे भी जाते हैं वो नुकसान करते हैं, ये बीजेपी को जिताने के लिए काम करते हैं। नहीं, हमारा सपोर्ट तो योगी जी की तरफ है। हाँ, योगी जी को देंगे। अरे वो है हैदराबाद के हैं, हम तो यहाँ यूपी की देखेंगे ना, और हम सोचते हैं एक बार जो है योगी जी को और जो मौका दिया जाए। पहली मर्तबा आ रहे हैं, ठीक, हम उनको देख रहे हैं, आगे देखा जाएगा। भी हमारे पास योगी जी हैं, हमारे पास कांग्रेस है, हमारे पास बसपा है, सपा है, हम उनको भी समझेंगे जो उन्होंने कुछ किया है अभी काम, उनके तरफ हम ज़्यादा बढ़ेंगे। भी कहने से मुसलमान नेता हो गए वो, ऐसा तो नहीं होता। ऐसा मुस्लिम का सपोर्ट तो ये नहीं है कि जरूरी मुसलमानी के साथ है। जो अच्छा काम करेगा इधर उसी के सपोर्ट में। यूपी में आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। आपने पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल के मुसलमानों को सुन लिया। अब आपको थोड़ा अंदाजा हो गया होगा कि मुसलमानों के मन में क्या है। यूपी में सियासत तेजी से बदल रही है। छोटे छोटे दलों को अपने खेमे में मिलाने की कोशिश हर राजनीतिक दल कर रहा है। यूपी की राजनीति पर करीबी नजर रखने वाले एक्सपर्ट भी यही मानते हैं कि जिसके साथ जितने छोटे दल, उसकी कामयाबी का उतना ही चांस। इस मामले में फिलहाल बीजेपी सबसे आगे नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में इस समय कई छोटे दल जो है जमीन पर हैं, कई पार्टियां हैं जिनका 1 जिले 2 जिले या 3 जिलों में असर है। कोशिश भारतीय जनता पार्टी की भी है कि वो इन छोटे दलों को अपने साथ करे। बीजेपी के साथ अनुप्रिया पटेल का अपना दल सोनेलाल और डॉक्टर संजय निषाद की निषाद पार्टी का गठबंधन करीब करीब तय है। अपना दल का असर पूर्वांचल और सेंट्रल यूपी की करीब 32 सीटों पर माना जाता है। वहीं निषाद पार्टी का तो यहां तक दावा है कि उसका असर 160 सीटों पर है और इसीलिए डॉक्टर संजय निषाद बीजेपी से डिप्टी सीएम पद की मांग कर रहे हैं। 18% वोट तो मछुआरों का है, तो अक्सर नियमतः तो मछुआरे के बेटे के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहिए। नहीं मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री डॉक्टर संजय को घोषणा करना चाहिए और उनके चेहरे पर 2022 का विजय प्राप्त करना चाहिए। छोटे दलों की अहमियत को कोई भी पार्टी नजरअंदाज नहीं कर रही। अखिलेश यादव खुद अपना दल कमेरा गुट से गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ चाचा शिवपाल की तरफ से ही उन्हें चुनौती मिल रही है। शिवपाल ने साफ कहा है कि अगर अखिलेश के साथ बात नहीं बनती है तो वो भी सभी 403 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। अखिलेश के सामने इस बार एक नया कॉम्पिटिटर भी है। नया मोर्चा बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं भागीदार संकल्प मोर्चा और सुहेल देव पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर भी ओबीसी के साथ मिलकर 403 सीटों पर लड़ने का दावा कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह मायावती सभी सीटों पर लड़ रही है, उसी तरह सपा भी सभी सीटों पर लड़ेगी और एमआईएम ऑल इंडिया एमआईएम 100 सीटों पर लड़ रहे हैं। तो ओबीसी को हमारा कहना है कि 100 सीट क्यों, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा है, उन्होंने तो 200 सीटें लड़नी चाहिए, ऐसा मुझे उनका निवेदन है। हालांकि बयानों में अभी से विरोधाभास भी नजर आ रहा है। जहां ओवैसी ने 100 सीट पर लड़ने का ऐलान किया है, राजभर ने तो यहां तक कह दिया है कि ओवैसी ने 100 सीटों पर लड़ने की बात कही ही नहीं।
संजय निषाद जी के बेटे जो वहाँ गए भीख मांगने, 14% आबादी अकेले निषाद बिंद की वट मल्ला माझी मजवार तुरहा तुरैया का है। ये अर्कबंसी के साथ आ जाए, बंजारा के साथ आ जाए, राजभर के साथ आ जाए, सरकार एक बार बनेगी, 5 साल चलेगी और एक साल का मुख्यमंत्री बनाएंगे हर जाति को। तो पहले साल हम संजय निषाद को ही बना देंगे। वहाँ क्या भीख मांग रहे? यूपी में फिलहाल हाशिए पर नजर आ रही कांग्रेस तो अपना स्टैंड ही नहीं क्लियर कर पा रही है, यानी सभी अपनी अपनी डफली पर अपना अपना राग अलाप रहे हैं। मुस्लिम मतदाताओं का ज्यादातर जो रुझान है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में हो सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन होने वाला है, जिसकी घोषणा हो चुकी है, तो वो एक सामाजिक आधार मजबूती से वहां बनेगा। इसलिए बहुजन समाज पार्टी भी कुछ वहां पर सीटें जीतने की कोशिश करेगी। ऐसे में फिलहाल गठबंधन के मोर्चे पर तो बीजेपी का ही पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इसके अलावा बीजेपी में अंदरूनी कलह की बात भी अब पुरानी हो चली है। बीते दिनों के घटनाक्रम से ये साफ हो गया है कि योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच अब कोई इशू नहीं है। पीएम मोदी और योगी के बीच मनमुटाव की खबरें भी निराधार साबित हुई है। इसके अलावा संगठन और सरकार भी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये माना जाए कि साल 2022 में बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं है? ऐसा भी नहीं। दिल्ली में पिछले 7 महीनों से चल रहा किसान आंदोलन पश्चिमी यूपी में बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। उधर कोरोना की दूसरी लहर में जो मिसमैनेजमेंट की बात सामने आई थी, उससे भी थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। हालांकि बाद में योगी के एक्शन में आने के बाद जिस तरह यूपी ने कोरोना को मात देने में वापसी की और तीसरी लहर को लेकर सरकार ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है, उससे काफी हद तक डैमेज कंट्रोल किया जा चुका है। वैसे तो सियासत अनिश्चितता का दूसरा नाम है, लेकिन इस वक्त यूपी की जो सियासी तस्वीरें हैं उसमें फिलहाल बीजेपी के आसपास कोई नजर नहीं आ रहा। ऐसे में साल 2022 में अगर बीजेपी 300 प्लस का दावा कर रही है तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हालांकि चुनाव में अभी करीब 10 महीने का वक्त है, देखना होगा तब तक क्या क्या सियासी समीकरण बनते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। धर्मांतरण गैंग की जड़ें खंगाल रही यूपी एटीएस को आज बड़ी कामयाबी मिली और धर्मांतरण फैक्ट्री के 3 बड़े मोहरे यूपी एटीएस की गिरफ्त में आ गए। धर्मांतरण गैंग के सरगना मौलाना उमर के वो मोहरे हैं जो इस्लाम में शामिल करने के लिए मूक बधिरों का ब्रेन वॉश करते थे और फिर उन्हीं धर्मांतरित लोगों के जरिए दूसरों को भी ट्रैप करते थे। एटीएस ने धर्मांतरण के उस विदेशी मास्टरमाइंड का भी खुलासा किया जिसके कनेक्शन न सिर्फ आतंकियों से हैं बल्कि धर्मांतरण गैंग के सरगना उमर गौतम से भी उसके गहरे रिश्ते हैं। तो आइए नेशन स्पेशल की इस रिपोर्ट में देखते हैं मौलाना उमर के कन्वर्जन मॉड्यूल के इन खलनायकों की तमाम करतूत। बच्चे ये तो सारे फोर्सफुल कन्वर्शन है और उनका सबका ब्रेन वॉश कर रखा है, जो घर वाले परेशान हैं। 3 और लड़कियों को एटीएस में गिरफ्तार किया है। ये लोग उमर गौतम के साथी हैं। धर्मांतरण फैक्ट्री के वो अंडर कवर एजेंट हैं जो अब यूपी एटीएस के शिकंजे में आने के बाद सलाखों के पीछे और सामने आ रहा है उनके गुनाहों का काला कारनामा जो धर्मांतरण गैंग के आका मौलाना उमर और मुफ्ती जहांगीर कासमी जैसे धर्म के धंधेबाजों के साजिश को बेपर्दा कर रहा है। धर्मांतरण की साजिश के ये जो 3 बड़े मोहरे गिरफ्तार हुए हैं, सबसे पहले उनका परिचय जान लीजिए। इनमें सबसे पहला नाम है इरफान ख्वाजा खान का। महाराष्ट्र का रहने वाला इरफान दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट में इंटरप्रेटर का काम करता है। दूसरा नाम है राहुल भोला का। उत्तम नगर दिल्ली का रहने वाला राहुल भोला मूक बधिर है। और तीसरा नाम है मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान का जो गुरुग्राम का रहने वाला है। मौलाना उमर के इन 3 मोहरों के धर्मांतरण गैंग में इन तीनों के अलग अलग किरदार थे। कौन किसका और कैसे ब्रेन वॉश करता था, धर्मांतरण से लेकर उसका सर्टिफिकेट बनवाने का जिम्मा किसका था, सब कुछ आपको दिखाएंगे। न्यूज़ नेशन पर धर्मांतरण फैक्ट्री के काले अध्याय का हर पन्ना खुलेगा और एक एक सच सामने आएगा। लेकिन उससे पहले इस धर्मांतरण गैंग के आका मोहम्मद उमर गौतम के हवाला कनेक्शन का पर्दाफाश करने वाला यूपी पुलिस का ये खुलासा देखिए। अभियुक्त उमर गौतम
के द्वारा अपने तथा अपने परिवार के व्यक्तिगत बैंक खातों का प्रयोग विदेशों से धन लेने के लिए किया गया है, जो कि फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट 2010 के प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। अभियुक्त उमर गौतम द्वारा फातिमा चैरिटेबल ट्रस्ट के खातों में आए धन को व्यक्तिगत रूप से उपयोग करने हेतु अपने परिवार के बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया है तथा उमर गौतम द्वारा इस ट्रस्ट का न तो आज तक कोई ऑडिट कराया गया है और न ही कोई इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया गया है। सुना आपने, ये वही फातिमा चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसकी स्थापना उमर गौतम ने इस्लामिक दावा सेंटर की स्थापना के चंद दिनों बाद ही कर दी थी। मकसद था हवाला के जरिए विदेशों से पैसा हासिल करना और उन पैसों का इस्तेमाल अवैध धर्मांतरण के खेल में करना। मौलाना उमर के इस्लामिक दावा सेंटर की बात करें तो उसमें 1 करोड़ 82 लाख से ज्यादा पैसे आए और इनमें से ज्यादातर रकम विदेशों से आई। जनवरी 2010 से 14 जून 2021 तक इस्लामिक दावा सेंटर के खाते में कुल 1 करोड़ 82 लाख 83,910 रुपये खाते में आए हैं। इसमें से ज़्यादातर जमा की गई धनराशि कैश, चेक व विदेश से जमा किए गए हैं। भारी मात्रा में कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल किया गया है और इन ट्रांजैक्शंस का हवाला नेटवर्क से भी संबंध होना विवेचना के दौरान प्रकाश में आया है। उमर गौतम की इस धर्मांतरण फैक्ट्री के लिए विदेशों से कहां-कहां से फंडिंग हुई वो भी आपको दुनिया के नक्शे पर दिखा देते हैं। यूपी पुलिस के मुताबिक आईडीसी के इस खाते में 50 लाख रुपए अलग अलग देशों से आए। ज्यादा रकम रियाद, कतर, दुबई और अबू धाबी से मिली। यूपी पुलिस के खुलासों को माने तो हवाला के जरिए या फिर विदेशों से मिले फंड को ये जहरीला मौलाना जिहादी धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल कर रहा था। इतना ही नहीं, देश भर में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण की साजिश में जुटे इस गैंग का टेरर कनेक्शन भी सामने आ रहा है। कहां से और कैसे आतंकियों से जुड़े इस मौलाना के तार आपको बताने से पहले मौलाना के उन 3 शागिर्दों का किरदार समझ लीजिए जिनकी रातें अब सलाखों के पीछे कट रही हैं। इरफान खान मूक बधिर को इस्लाम का ज्ञान देता है और गैर धर्म की बुराइयां बताता है तथा तरह तरह के प्रलोभन देकर इस्लाम धर्म को अपनाने हेतु तैयार करता है। इसके पश्चात इस्लामिक दावा सेंटर में जाकर उमर गौतम के साथ मिलकर जहांगीर आलम से धर्मांतरण प्रमाण पत्र बनवाता है। यूपी पुलिस के इस खुलासे से साफ हो गया कि कैसे मूक बधिरों को धर्मांतरण के लिए टारगेट किया जाता था। कैसे इंटरप्रेटर का काम करने वाले ये इरफान मूक बधिरों से हमदर्दी बताकर उन्हें जाल में फंसाता और उन्हें इस्लाम में शामिल करवाता था। ऐसे ही मूक बधिर है राहुल भोला और मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान, जो धर्मांतरण के बाद बेहद कट्टर हो गए और खुद इस्लामिक ट्रेनर भी बन गए। राहुल भोला ने इरफान के साथ मिलकर मन्नू यादव का ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण कराया और फिर मन्नू से अब्दुल मन्नान बनने के बाद मन्नू यादव खुद इस्लामिक ट्रेनर बन गया और इसने कानपुर के आदित्य गुप्ता का ब्रेन वॉश कर मुसलमान बना दिया। राहुल भोला भी एक मूकन बधिर व्यक्ति है और इरफान खान के साथ मिलकर ये मूकन बधिरों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित करता है और इसके द्वारा ही मन्नू यादव और आदित्य गुप्ता इत्यादि का धर्म परिवर्तन कराया गया है। मन्नू यादव भी एक मूकन बधिर व्यक्ति है और इसके द्वारा आदित्य गुप्ता का धर्मांतरण कराया गया है। पुलिस कस्टडी रिमांड लेने के बाद इन तीनों से पूछताछ होगी और ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी इन तीनों ने किसके कहने पर कितने लोगों का धर्मांतरण कराया है और इस गैंग के तार अभी और कहां-कहां फैले हुए हैं। एक और मौलाना उमर और उसके गैंग का पर्दाफाश हो रहा है।
तो दूसरी ओर उसके गैंग के शिकार हुए लोग भी सामने आ रहे हैं। ताजा मामला फतेहपुर का है, जहां एक युवक ने पहले इस्लाम मजहब को कबूल किया और फिर पत्नी समेत पूरे परिवार को धर्म बदलने का दबाव डाल रहा था। महिला की शिकायत पर आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह ट्रक चालक है। एक दूसरा उसका मित्र जो मुस्लिम है वो भी ट्रक चलाता है। उसकी सोहबत में आकर के उसने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया है। उसी से प्रभावित होकर वह पूरे परिवार को मुस्लिम बनाना चाहता था, जिसके लिए वह दबाव डाल रहा था। पुलिस के द्वारा बिनसम्मत कार्रवाई की जा रही, गहनतापूर्वक इसकी छानबीन की जा रही है। इस बीच चौंकाने वाला एक खुलासा ये भी है कि धर्मांतरण के बाद राहुल भोला और मन्नू यादव बेहद कट्टर हो गए। मन्नू यादव ने तो अपने घर में रखी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों तक को तोड़ दिया था। इसी से समझा जा सकता है कि धर्म परिवर्तन के इस खेल के जरिए नफरत का कैसे जहर बोया जा रहा था। नफरत का ये जहर सिर्फ मजहब तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसके तार आतंक से भी जुड़ रहे हैं। मौलाना उमर के कन्वर्जन मॉड्यूल के तार कतर से लेकर कनाडा तक फैले हुए हैं और जांच में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले बिलाल फिलिप का नाम भी सामने आ रहा है, जो भारत के भगोड़े जाकिर नाइक का सहयोगी रहा है। एटीएस को इस बात के भी पुख्ता सबूत मिले हैं कि कनाडा के नागरिक और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी बिलाल फिलिप से भी उमर गौतम और उसकी संस्था के नजदीकी रिश्ते रहे हैं। बिलाल फिलिप दुनिया के कई मुल्कों में आतंकवादी गतिविधियों में वांछित है और वो फिलीपींस में एक बार गिरफ्तार भी हो चुका है। बिलाल फिलिप को फिलीपींस में 2014 में टेरर कनेक्शन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कैनेडियन नागरिक बिलाल फिलिप कतर के दोहा में इस्लामिक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चलाता है और इस यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल एग्जाम सेंटर इस्लामिक दावा सेंटर में है। खुफिया सूत्रों की माने तो विदेश में बैठे धर्म परिवर्तन के मास्टरमाइंड बिलाल फिलिप ने 1 दर्जन से ज्यादा भारतीयों का ऑनलाइन ब्रेन वॉश कर आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट में भर्ती कराया था। बिलाल फिलिप ही नहीं बल्कि असम में ऑपरेट होने वाली संस्था मरकज उल मारिफ से भी मौलाना उमर के इस्लामिक दावा सेंटर को पैसे मिले, जिस पर टेरर फंडिंग को लेकर पहले ही असम के कई जिलों में केस दर्ज है। 2020 में उक्त संस्था मरकज उल मारिफ के विरुद्ध आसाम के विभिन्न जनपदों में फेमा, फेरा और फॉरेन करेंसी रेगुलेशन वायलेशन के तथा टेरर फंडिंग के क्रम में भी अभियोग दर्ज है। ये अभियोग असम के जिला हुजाई तथा दिसपुर थाने में दर्ज किए गए हैं। फिलहाल यूपी एटीएस उमर गौतम के इस्लामिक दावा सेंटर में धर्मांतरित हुए लोगों का वेरिफिकेशन कर रही है। इसमें यूपी के 32 जिले, जिनमें प्रयागराज, बुलंदशहर, बिजनौर, कानपुर, मेरठ, मथुरा भी शामिल है। इन जिलों में पुलिस ऐसे लोगों का वेरिफिकेशन कर रही है। इसके अलावा लखनऊ, गाजियाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, नोएडा, वाराणसी, आजमगढ़ और आगरा में एटीएस खुद धर्मांतरण करने वाले लोगों की जांच में जुटी है। फिलहाल यूपी पुलिस, यूपी एटीएस से लेकर खुफिया एजेंसियां धर्म के इन धंधेबाजों की जड़ें खोदने में लगी हैं, ताकि जल्द से जल्द इन्हें इनके गुनाहों की सजा दिलाई जा सके। कुल मिलाकर एटीएस का शिकंजा उमर गौतम पर लगातार कसता जा रहा है और एटीएस को लगातार इस बात के सबूत मिल रहे हैं कि धर्मांतरण मामले में दुनिया की कई बदनाम संस्थाएं इन्वॉल्व हैं और ये सीधा साधा शांति प्रिय तरीके से धर्मांतरण का मामला नहीं है, बल्कि ये टेरर फंडिंग और टेरर एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ भी मामला है। वीडियो प्रोग्राम के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। कोरोना वैक्सीन लगवाई और अगर वैक्सीन लगवाने के बाद बुखार नहीं आया तो समझिए कोरोना वैक्सीन काम नहीं कर रही। ऐसा दावा करता सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल है जिसमें दावा किया जा रहा है कि वैक्सीन लगवाने के बाद बुखार आना इस बात का संकेत है कि वैक्सीन काम कर रही। तो चलिए करते हैं इस वायरल मैसेज की पड़ताल।
बुखार नहीं होने पर वैक्सीन बेअसर रहने का सच। अगर आपको वैक्सीन लगवाने के बाद बुखार नहीं आया तो क्या वैक्सीन का असर नहीं होगा? कोरोना की डोज लेने के बाद भी थकान नहीं हुई तो क्या टीका शरीर के अंदर काम नहीं करेगा? ये वो सवाल हैं जो वैक्सीन लगवा चुके हर शख्स के जहन में आया होगा या फिर वैक्सीन लगवाने जा रहे लोगों के दिमाग में घूम रहे होंगे। इसकी वजह भी है क्योंकि ये मैसेज सोशल मीडिया में तेजी से तैर रहा है। इसमें लिखा है, अगर किसी व्यक्ति को टीका लगवाने के बाद बुखार का अनुभव नहीं होता है तो टीकाकरण काम नहीं कर रहा है। जरा वैक्सीन लगाते हुए ध्यान रखें, आपको वैक्सीन लग गई है और बुखार नहीं आ रहा है तो सेंटर पर जाकर शिकायत करें। खाली सिरिंज वाली वैक्सीन के साथ साथ इस पर भी गौर करें दोस्तों। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के खतरे के बीच रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन हो रहा है और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनमें वैक्सीन लगवाने के बाद साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहे हैं। ये साइड इफ़ेक्ट बुखार के रूप में सामने आ सकते हैं, थकान हो सकती है, सिरदर्द हो सकता है या वैक्सीन लगवाने के बाद उल्टी भी हो सकती है। मगर मैसेज में जो बताया जा रहा है वो कन्फ्यूजन बढ़ा रहा है। यही वजह है हमने इसकी पड़ताल शुरू की। हमने अपनी पड़ताल को कुछ बिंदुओं पर फोकस किया। मसलन, क्या वैक्सीन लगने के बाद हर शख्स को बुखार आना जरूरी है? अगर साइड इफेक्ट नहीं दिखे तो वैक्सीन प्रभावी है या नहीं? और क्या बुखार या थकान नहीं होने पर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए? जांच की शुरुआत में हमने मेडिकल एक्सपर्ट एम वली से संपर्क किया और वैक्सीनेशन के बाद बुखार आने या नहीं आने से जुड़ा सवाल किया। तो सुनिए उन्होंने क्या बताया। ये कहना कि हमको बुखार नहीं आया इसलिए हमें इम्यूनिटी नहीं बनी, ये गलत है। इम्यूनिटी बनती है जब बॉडी में एंटीजन एंटीबॉडी रिस्पॉन्स होता है और उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको फीवर आए। कुछ लोगों को 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कुछ को बिल्कुल नहीं फीवर आता है। तो ये क्राइटेरिया नहीं है फीवर आने का कि अगर हमको फीवर नहीं आया है तो वैक्सीन बराबर इफ़ेक्टिव है और उसमें ना तो हमको एंटीबॉडी टेस्ट करने की ज़रूरत है और ना हमें दूसरी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। हमको वैक्सीन लग गया है तो उसकी सेकेंड डोज को लगवाएं। सेकेंड डोज के बाद भी किसी को बुखार नहीं आया तो कोई घबराने की बात नहीं है। इस दौरान हमें अहम जानकारी भी दी गई। केवल 20 से 30% केस में वैक्सीनेशन के बाद बुखार हो सकता है। कुछ लोगों को पहली डोज के बाद बुखार हो सकता है। जरूरी नहीं कि दूसरी खुराक के बाद भी उनमें यही लक्षण पाए जाएं। अब ऐसा क्यों होता है, ये समझने के लिए हमने दूसरे एक्सपर्ट डॉक्टर जगदीश सिंह से मुलाकात की। तो सुनिए उन्होंने क्या जानकारी दी। अपना अपना इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है। जैसे कोई भी एंटीजन बाहर से डाला जाता है, उससे बॉडी किस तरह से उस पर रिएक्ट करती है वो हर व्यक्ति का बिल्कुल अलग होता है। कुछ बच्चों में बुखार ज़्यादा आता है, कुछ में बिल्कुल नहीं आता है, कुछ में माइल्जिया होता है, कुछ में बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो वैक्सीन असरदार नहीं है। वो वैक्सीन 100% असरदार है और असर करती है अगर उसमें बुखार आए या ना आए। जिस तरह कोरोना वैक्सीन को लेकर तमाम अफवाहें सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं, उनमें से एक ये भी है। एक्सपर्ट के बयान के आधार पर यह गलत पाया गया कि बुखार नहीं होने पर वैक्सीन बेअसर रहती है। हमारी अपील है कि आप ऐसी बातों पर यकीन न करें, वैक्सीन लगवाएं और सुरक्षित रहें। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात अच्छी खबर की। कोरोना के खिलाफ जंग में एक अच्छी खबर आई है। कोरोना के इलाज में बेहद असरदार मानी जाने वाली दवा 2DG मार्केट में लॉन्च कर दी गई है। कोरोना के खिलाफ रामबाण, कोविड-19 वायरस को हद में रखने को मजबूर कर देने वाला पाउडर, कोरोना संक्रमित के ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखने में बेहद कारगर मेडिसिन। कोरोना के खिलाफ DRDO का रामबाण मार्केट में लॉन्च। 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज के एक पैकेट की कीमत होगी 990 रुपए। फार्मास्यूटिकल कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने कोविड-19 के इलाज में काम आने वाली दवा 2DG को मार्केट में लॉन्च कर दिया है। 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज के एक सैशे की कीमत 990 रुपए रखी गई है। ये दवा कोरोना वायरस को चकमा देने में सक्षम बताई जाती है। 2DG दवा कैसे काम करती है, इसे समझिए। कोरोना वायरस को शरीर में फैलने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। कोविड-19 वायरस अपनी तादाद बढ़ाने के लिए शरीर में मौजूद ग्लूकोज से ऊर्जा लेता है। ये दवा शरीर में पहुंचने के फौरन बाद एक्टिव हो जाती है।
मरीज के कोशिकाओं में पहुंचने के बाद ये वायरस 2DG ग्लूकोज का इस्तेमाल नहीं कर पाता। कोरोना वायरस ग्लूकोज एनालॉग में फंस जाता है। इस वजह से वायरस अपनी कॉपीज नहीं बना पाता और उसकी ग्रोथ वहीं रुक जाती है। दवा कंपनी के मुताबिक शुरू में इस दवा को सिर्फ महानगरों के अस्पताल को मुहैया कराया जाएगा। बाद में देश के दूसरे हिस्सों में भी ये दवा सप्लाई होगी। हालांकि सरकारी संस्थानों को ये दवा सब्सिडी के साथ उपलब्ध होगी। टीम न्यूज़ नेशन।